तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साए में सारा का सारा साल बीत गया। हमने ये भी देखा कि कैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने महागठबंधन को तोड़ने के लिए नागपुर के भोसले और हैदराबाद के निजाम को रिझाया। लेकिन उधर गुजरात में गॉडार्ड ने एक और गड़बड़ कर दी थी। बड़ौदा के फतेह सिंह गायकवाड़ को राघोबा के पक्ष में मना लिया था और राघोबा ने पुणे से गुजरात पर हमला करने का रास्ता आसान न हो जाए, इसीलिए रुकावट डालने के लिए खानदेश में पहले ही विद्रोह सुलगा रखा था। अब महाजी और नाना फडणवीस ने आपस में तय किया कि उन दोनों को क्या करना है। यह तय हुआ कि महादजी गुजरात और मध्य भारत में अंग्रेजों से निपटेंगे और दक्षिण में नाना फडणवीस हरिपंथ के सहारे अंग्रेजों को रोके रखेंगे। तुकोजी दोनों का साथ देंगे। लिहाजा महाजी और तुकोजी सेना लेकर गॉडार्ड से लड़ने गुजरात की ओर निकल पड़े। लेकिन पहले रास्ते में उन्हें खानदेश पार करना था, जहां राघोबा ने विद्रोह सुलगा रखा था। महाजी और तुकोजी ने इस विद्रोह को दबाया और पुणे और गुजरात के बीच का रास्ता बहाल किया। फिर महाजी ने एक और पांसा फेंका। फतेह सिंह गायकवाड़ के भाई गोविंद राव गायकवाड़ को बड़ौदा का राजा बनाने का वादा कर दिया। लेकिन तब तक महाजी और नाना फडणवीस के लाख समझाने के बावजूद फतेह सिंह गायकवाड़ ने गॉडार्ड के साथ जनवरी सन 1780 में संधि कर ली। और इससे पहले कि पुणे और महाजी का गुजरात में प्रभाव बढ़ता, गॉडार्ड और फतेह सिंह गायकवाड़ की सेनाएं दाभोई में मिली और फरवरी में अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। ठीक उसी समय महादजी और तुकोजी गुजरात में बड़ौदा के पास पहुंचे। गॉडार्ड और गायकवाड़ सब कुछ छोड़ छाड़ कर महादजी और तुकोजी से लड़ने चले आए। दोनों सेनाएं बड़ौदा के दक्षिण में आमने सामने आईं। महादजी ने अंग्रेजों का मिजाज ठंडा करने के लिए वडगांव में पकड़े अफसरों को छोड़ दिया और नाना फडणवीस ने महादजी की सलाह पर फ्रांसीसी राजदूत सेंट ल्यूबिन से पीछा छुड़वा लिया। इससे अंग्रेज थोड़े भ्रमित हुए और महादजी तो ये चाहते ही थे कि किसी तरह से कम गॉडार्ड को मानसून तक असमंजस की स्थिति में पड़ा रहने दिया जाए, ताकि महादजी हमले की पूरी तैयारी कर सकें। लेकिन बंगाल की तरफ से शायद महादजी इस वक्त आश्वस्त थे, क्योंकि नागपुर के भोसले उस पर हमला करने वाले थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, पर इस समय महादजी को ऐसी ही खबर थी। दूसरी तरफ गॉडार्ड का सोचना था कि अगर किसी तरकीब से बंगाल से अंग्रेज सेना आकर मध्य भारत में खलबली मचाए तो महादजी गुजरात छोड़कर जाएं और फिर सारा ध्यान वसई और बंबई पर लगा दिया जाए, जिसके बाद फिर पुणे पर चढ़ाई की जा सकती थी। दोनों ही समझते थे कि इस वक्त गुजरात में जंग बेकार है और उसी समय अप्रैल में गॉडार्ड ने कर्नल हार्टले को पुणे पर हमला करने भेज दिया। अप्रैल में गुजरात में माही नदी के पास महादजी और गॉडार्ड की टक्कर हुई, जिसमें कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। पर मई में तुकोजी ने गॉडार्ड को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और इतने में ही मानसून भी आ गया। गॉडार्ड पीछे हटा सूरत और सोनगढ़ की ओर, ताकि पुणे से किसी भी आने वाली सेना का रास्ता रोका जा सके। हार्टले ने मई में जब पनवेल के पास घाट चढ़ने की कोशिश की तो पुणे की सेना ने उसे हराकर पीछे धकेल दिया। लेकिन 2 ही दिनों बाद ठाणे की अंग्रेज पलटन ने कल्याण लूट लिया। और जैसे भारतीय सिनेमा में पुलिस बाद में आती है, ठीक वैसे ही ठीक उसी समय पुणे की सेना मई के अंत में कल्याण को बचाने के लिए मैदान में पहुंची और यहां इस सेना को हार्टले ने बुरी तरह से हराकर खदेड़ दिया। ये लौटती मराठा सेना मलंगगढ़ के पहाड़ी किले में चली गई। अब जरा स्थिति समझिए। कल्याण से पनवेल तक का सारा इलाका यानी उत्तरी कोंकण अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। इससे पुणे के रास्ते में आने वाले भोरघाट, खंडाला घाट का रास्ता अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो गया। दूसरी बात, पुणे से वसई तक के सारे रास्ते बंद हो गए। तीसरी बात, कल्याण एक समृद्ध बंदरगाह था और एक फलता फूलता व्यापारिक केंद्र था और इस पनवेल कल्याण के इलाके में लूट मचाने की वजह से जो आमदनी हुई उससे बंबई को कुछ आर्थिक सहायता मिली। पर यह सफलता अधूरी रहने वाली थी, क्योंकि मलंगगढ़ में बैठी मराठा पलटन कभी भी अंग्रेजों के इस कल्याण से पनवेल तक के इंतजाम को मिटा सकती थी। इसीलिए मलंगगढ़ को अगस्त की शुरुआत में घेरा डाल दिया गया। इस पहाड़ी किले की स्थिति, पुणे से आने वाली मदद और किले बंद सेना की बहादुरी ने मलंगगढ़ को बचा लिया। तो ये 4 महीने की घेराबंदी नवंबर सन 1780 में खत्म हुई अंग्रेजों की पराजय के साथ। लेकिन इसके साथ साथ इन 4-6 महीनों के कालखंड में बाकी भारत में इसके बिल्कुल उलट ही हुआ। हेस्टिंग्स ने एक और बड़ी सेना भेज दी कलकत्ता से, पोपहम के नेतृत्व में। इस पोपहम की सेना का उद्देश्य था ग्वालियर पर कब्जा करना और हो सके तो उज्जैन, आगरा और दिल्ली पर भी हमला करना। इससे महादजी का ध्यान बढ़ जाता और गुजरात का मोर्चा आसान हो जाता। किसी तरह से अप्रैल और मई में गुजरात का किस्सा निपटाकर महादजी और तुकोजी जून में मालवा में अपने अपने इलाकों में लौट आए। बाद में तुकोजी पुणे चले गए और वहां जाकर नाना फडणवीस की मदद करने लगे। तो अब उत्तर और मध्य भारत का सारा जिम्मा
सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ महाजी पर ही था। लेकिन इससे पहले कि महाजी उज्जैन से कूच कर पाते, कलकत्ता से आए कर्नल पोपहाम ने ग्वालियर के पास गोहद के राणा को अपनी तरफ मिला लिया। तो पोपहाम और गोहद के राणा ने अगस्त सन 1780 में ग्वालियर के बहुत बड़े और बेहद मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। ये महादजी के लिए एक असहनीय झटका था, बहुत जोर का झटका जो अचानक से लगा था। यह सब तब हो रहा था जब मलंगगढ़ में संघर्ष शुरू हुआ था। इसी दौरान जैसे कि हमने बताया कि अक्टूबर सन 1780 तक उत्तरी कोंकण पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो चुकी थी और मलंगगढ़ को घेरा पड़ा हुआ था। इन कारणों से पुणे और वसई के बीच रसद मदद के तमाम रास्ते कट चुके थे। गॉडार्ड की नजर मराठों के सबसे महत्वपूर्ण तटवर्ती किले वसई पर थी। तो अक्टूबर में गॉडार्ड गुजरात से बंबई आया और नवंबर सन 1780 में उसने वसई को घेरा डाल दिया। दिसंबर सन 1780 में वसई का भी पतन हो गया। इस संघर्ष में गणेश रामचंद्र की जान चली गई। भाई गणेश रामचंद्र, जिनका 1770-72 के उत्तर भारत अभियान में आपने जिक्र सुना था। वसई के पतन से मराठों को बहुत गहरा सदमा लगना बिल्कुल स्वाभाविक था, बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि इसी वसई को बाजीराव पेशवा के भाई और सदाशिवराव भाऊ के पिता चिमाजी अप्पा ने सन 1739 में पुर्तगालियों से छीना था। वसई के सामरिक महत्व की बात करें तो ये वही किला था जो किसी भी नौसैनिक हमले को बेकार कर सकता था या कम से कम बहुत लंबे समय तक रोक सकता था। इसमें नौसैनिक हमलों को झेलने की शक्ति थी और इसी वसई के खातिर अंग्रेज स्वर्गीय माधवराव पेशवा के आगे हाथ पैर जोड़ते रहे। हम अगर सन 1780 का चिट्ठा निकालें तो ये पाएंगे कि महज एक साल के भीतर भीतर मराठों ने 3 बड़े बड़े किले खो दिए थे। समंदर के पास वसई, समंदर से कुछ दूर अहमदाबाद और जमीन के बीचों बीच ग्वालियर। और इन तीनों की हिफाजत की व्यवस्था मराठों की तरफ से इतनी कमजोर थी कि साफ समझ में आने लगा था कि ये वो पानीपत वाले मराठे नहीं रहे, वो तो कोई और ही बात थी। केवल मलंगगढ़ को इसलिए बचाया जा सका क्योंकि वो एक पहाड़ी किला था जो कि 3 तरफ से कुदरती तौर पर सुरक्षित था। खैर, तो इन भारी नुकसानात से महाजी और नाना फडणवीस दोनों ही बहुत हताश थे। ऐसे आड़े समय में नाना फडणवीस का बनाया हुआ 4 ताकतों का महागठबंधन ही काम आया। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने नजराना देकर और चौथ देकर नागपुर को चुप कर दिया था, रिश्वत देकर नागपुर के अफसरों को चुप कर दिया था और गुंटूर जिला देकर निजाम को चुप कर दिया था। पर जब मराठे अहमदाबाद खो चुके थे, ग्वालियर और वसई खोने जा रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मद्रास प्रेसिडेंसी का मार मार कर धुआं निकाल दिया था। इससे कंपनी का ध्यान बट गया और मराठों को थोड़ी राहत मिली। ये हम सेकंड एंग्लो मैसूर संग्राम यानी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये दूसरा एंग्लो मैसूर संग्राम इसी महासंग्राम का हिस्सा था और इसी कारण से हमने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का वीडियो जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। महाजी समझ गए थे कि अंग्रेजों के लिए रघुनाथ राव तो अब सिर्फ एक बहाना है, उनका दिल्ली असली निशाना है। इसीलिए महाजी ने दूरंदेशी दिखाते हुए उत्तर और मध्य भारत पर ध्यान देना ठीक समझा। आगे चलकर शांति और संधि के लिए रास्ता खुला।